दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो आज के जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन है हम लोग इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है और इसके जो है पूर्व मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है सेम उस लाइक का है। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग यहाँ लगभग 80 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। ठीक है ना। तो चलिए जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सुनिएगा, जब भी ऋणात्मक की बात का भी फोकस दूरी तो हमेशा किसका होता है, तो अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल का होता है। और उत्तल का प्लस में होता है। उत्तल क्या होता है, प्लस में होता है। यानी ए बराबर इसका प्लस में होगा। क्या होगा, ए बराबर प्लस में होगा। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो फटाफट कमेंट करिए क्योंकि भाई ज़्यादा समय हम यहाँ नहीं ले सकते हैं। आप लोग जो भी अगर यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर यार छाप दो। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी, यानी ए बराबर आर बाई टू। क्या होगा, ए बराबर आर बाई टू जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी न्यूनतम की बात, सबसे पहले तो आप लोग भाई कमेंट में एकदम छाप दो कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी यानी क्या होगा। ठीक है ना, फटाफट छाप दो। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसका आंसर की बात करें न्यूनतम कहेगा तो आपको हमेशा याद क्या रखना है, 25 cm। क्या याद रखना है, 25 cm। अगर दूर कहता है तो आप जो है अनंत करिएगा। क्या करिएगा, अनंत करिएगा। तो इस अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर दिया, आप 25 cm को ढूंढने के चक्कर मत लग जाइएगा। इसको सेंटीमीटर भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, रंग बोले तो वन, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो मेरे प्यारे बंधु जरा ध्यान देना, अगर ये मेरा जो है आपका एक प्रिज्म है, जब यहाँ से आप श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा, जब आप श्वेत प्रकाश को यानी कोई टर्च को जब आप गुजारिएगा, तो जब यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो ये कितने पट्टियों में बदल जाता है, तो 7 पट्टियों में जो है बदल जाता है। जब यहाँ पर व्हाइट कलर का जब पर्दा रखिएगा और प्रिज्म से जब व्हाइट कलर का जब आप श्वेत प्रकाश जब गुजारिएगा तो इनमें से 7 रंग जो है विभक्त होता है। 7 रंगों का जो है यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है। तो जिसको हम लोग जानते हैं वैजानी हापी नाला, वैजानी हापी नाला। तो यानी वैजानी हापी नाला, नाला यानी ऊपर होता है, नाला। ठीक है ना, ऐसे वैजानी हापी नाला। तो लाल ऊपर होता है और बैगनी आपका कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है ना। तो अगर कहेगा कि जो है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकने की बात हो तो फटाफट कमेंट में छाप दो पहले आंसर आपका क्या होगा। तो कम कहेगा तो लाल हो जाएगा, कम कहेगा तो क्या होगा, लाल होगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन अनुसार पूछा है कि सबसे कम झुकने वाला कौन सा जो है आपका रंग है, तो आपका आंसर क्या होगा, लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। लेकिन मेरे प्यारे बंधु अगर अधिक कहता है, क्या कहता है, सबसे अधिक, तक कहिएगा बैगनी, सबसे ये अधिक झुकता है। सबसे अधिक झुकता कौन सा रंग, तो बैगनी। कौन सा रंग, तो बैगनी झुकता है। क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना मेरे प्यारे बंधु। अभी आप जिस क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ से आप फटाफट जो है कमेंट छाप दो कि इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि का अर्थ समझते हैं जिसको हम लोग प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। छवि क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। प्रतिबिंब क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के नाम से भी जो हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी आपका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, तो मानव आंख द्वारा बनाई गई जो छवि होता है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और देखिए कहीं कहीं देता है छोटा, क्या देता है, तो छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। जो किसी भी वस्तु के अगर प्रतिबिंब की बात करें तो हमारे आंख पर जो बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का जवाब दे दीजिए। क्या करा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? फटाफट मेरे प्यारे बंधु कमेंट में छाप दो फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बिना देरी किए, क्योंकि भाई उंगली चलाना ना, खटखट उंगली चलाना है, तो फटाफट बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट का एकदम कमेंट कर दो। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ये रिवीजन हो रहा था, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला प्रतीत होता है। आकाश नीला प्रतीत किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सुन लो मेरे प्यारे बंधु, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? फटाफट कमेंट में छाप दो, फटाफट एकदम सा कमेंट में छाप दो भाई, मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो बनता है आपका अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, इस बार इस आंसर के यार कमेंट में बिल्कुल नहीं चिपका दो, क्योंकि भैया ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि मेरे प्यारे बंधु ज़्यादा समय नहीं लेना भाई, फटाफट चिपका दो कि इसका आंसर क्या होगा। अब बहुत आसान है मेरे प्यारे बंधु, कितनी बार जो है मैंने ये जो है लाइव वीडियो आप लोगों को कराया है, चाहे पढ़ाया है, उस सब में मैंने इसको बताया, ठीक है ना। क्या बोले हैं कि आज जो क्वेश्चन है भाई रिवीजन होने वाला है, अगर इसमें भी आप लोग आंसर नहीं कमेंट मारते, नहीं छापते, तो भाई बुझ जा, आप कुछ नहीं पढ़े लिखे, कुछ नहीं पढ़े लिखे, एग्जाम जो आपका सर पे है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब ही निकट कहेगा तो अवतल, क्या कहेंगे? अवतल। और जब आपका दूर कहता है तो क्या कहते हैं? उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग ट्रिक लिखा आता है निकट और दूर के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आज ही अगला क्वेश्चन 9 नंबर मेरे भाई कमेंट कर दो। कहता है क्या कि निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो सुनिए, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि विद्युत परिपथ में, ये मेरे प्यारे बंधु, अगर विद्युत परिपथ कहा होता, अगर विद्युत परिपथ कहा होता तो यहाँ हम लोग आ मीटर मारते। क्या मिलते? आ मीटर जो है ऑप्शन में ढूंढ लेते। क्या ढूंढ लेते मेरे प्यारे बंधु? आ मीटर जो है ढूंढ लेते, अगर विद्युत परिपथ कहा होता। लेकिन मेरे प्यारे बंधु विद्युत परिपथ नहीं कहा है, कहा है निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी सुनिए, 1 मीटर से 1 एम्पियर से कम की धारा जो है गैल्वेनोमीटर द्वारा मापते हैं। किस मीटर द्वारा? तो गैल्वेनोमीटर होता है। 9 का आंसर क्या होगा? वो कौन सा उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं होता, विद्युत परिपथ कहा होता, तो हम लोग आ मीटर को ढूंढते। किसको ढूंढते? आ मीटर को ढूंढते। बोल दो किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ यहाँ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु बता देना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? फटाफट भाई इस बार तो कमेंट में चिपका दो इसका आंसर क्या होगा। बिना देरी किए हुए फटाफट चिपका दो कि इसका आंसर जो है क्या होगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित, किसने दिया मेरे प्यारे बंधु, किसने दिया? फटाफट चिपका दो। तो फ्लेमिंग ने दिया था। कौन दिया था? फ्लेमिंग ने जो है दिया था उसका नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ 11 नंबर को तो भाई एकदम कमेंट में दाग दो, इस बार तो देरी ना किया करो। 11 नंबर का एकदम क्वेश्चन जो है, इसका आंसर मेरे प्यारे बंधु सफा फटाफट यार दाग दिया करो ऑप्शन में कि क्या आपका आंसर होगा। एकदम सफा लाइव चैट में यार दबा दो क्या होगा। कहता है विभवांतर का ऐसा मात्र कहा, विभवांतर कहे या मेरे प्यारे बंधु विभव कहे, विभवांतर या मेरे प्यारे बंधु विभव, जब भी दोनों में से मेरे प्यारे बंधु कोई नाम धरे ना, तो फटाफट भाई कमेंट पहले बता दो क्या आंसर होगा। जब भी कहे विभवांतर या विभव का ऐसा मात्र, तो जानते मेरे प्यारे बंधु क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। सुन लो, एम्पियर मेरे प्यारे बंधु किसका होता है? तो विद्युत धारा का। किसका होता है मेरे प्यारे बंधु? विद्युत धारा। किसका होता है? विद्युत धारा का, ठीक है। ओम किसका होता है मेरे प्यारे बंधु? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक। कूलम किसका होता है मेरे प्यारे बंधु? आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। बोल दो प्यारे बंधु, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़े यहाँ तो कंप्लीटली। तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विभवांतर कैसे मतलब क्या होगा? तो वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। छाप लो फटाफट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बंधु बता दो। कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? सुन लो मेरे प्यारे बंधु, अगर कहेगा बढ़ता है तो बढ़ता है, तो बढ़ता है, याद रखना श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। अगर कहे मेरे प्यारे बंधु घटता है तो याद कर लेना समांतर क्रम, या इसी को एक और नाम से जानते हैं पार्श्व क्रम। किस नाम से जानते हैं? पार्श्व क्रम। लेकिन मेरे प्यारे बंधु आपसे सिर्फ कहा है कि मान बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए सिर्फ आपको जोड़ना होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी
श्रेणी क्रम का क्या होता है, यहाँ होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इस क्रम मेरे प्यारे बंधु जो भी वैल्यू देगा प्रतिरोध का, अगर सटाइएगा तो फटाफट इसके मान जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ना कि घटेगा। लेकिन समांतर क्रम में प्यारे बंधु घट जाएगा। तो याद रखना, बढ़ने की बात कहे तो श्रेणी क्रम में, घटने की बात कहे तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, याद रखना। लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन जो आंसर होगा क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। बोल दो किसी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन जवाब दे दो इसी बात पे। 13 नंबर का जवाब दे दो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन के जवाब दे दो मेरे प्यारे बंधु। क्या कर रहा है यहाँ पे, कहता चुंबक बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबक बल रेखा की, चुंबक बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे बंधु। क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि वास्तविक काल्पनिक दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट मेरे प्यारे बंधु आंसर दाग दो, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा, फटाफट एकदम साथ दाग दो। तो सुन लो, इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बंधु ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अगर यहाँ पे कहता है चुंबकीय बल रेखा, तो इसका आंसर क्या होगा, काल्पनिक होगा। 13 का आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, काल्पनिक होगा। जरा मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले आप लोग एक नोट लिख लीजिए, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा अगर कह दे मेरे प्यारे बंधु तो कहना ये काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, काल्पनिक होता है। छाप लो एकदम सब। विद्युत बल रेखा कहे तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब विद्युत क्षेत्र कहे तो क्या होगा, वास्तविक होगा। विद्युत बल रेखा कहे, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा कहेगा तो काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक। वही कहे विद्युत क्षेत्र का कहे, विद्युत, 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 छाप लेना, विद्युत क्षेत्र का क्या कहे, विद्युत क्षेत्र का है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। छाप लेना मेरे प्यारे बंधु, छाप लो एकदम सब धड़ाधड़। चलो 14 नंबर क्वेश्चन बता दो फटाफट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, ये जो आप लोग जानते हैं उसको हम आप लोगों के लिए समय नहीं छोड़ेंगे। फटाफट इसको कमेंट कर दो 15 में का एकदम सब आंसर में चिपका दो भाई आंसर। कहता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है भाई, जानते हो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थ क्या होता है, जो हमेशा नया नया बने। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अगर डिफिनीशन की बात करें तो कहता है वैसा वैसा ऊर्जा जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का डिफिनीशन क्या है, वैसा ऊर्जा जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ ध्यान देना, कहता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है ये बता दो मेरे प्यारे बंधु। जो बार बार यूज करने वाला मात्र एक सूर्य प्रकाश ही, सौर प्रकाश ही है, जिसका सौर का या सूर्य प्रकाश का इसको बार बार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक गैस बार बार भाई यूज नहीं होता है, कोयले का भी बार बार यूज नहीं होता, नाभिकीय ऊर्जा बार बार यूज नहीं, एक बार यूरेनियम खत्म तो भैया खत्म। क्लियर, तो आपका आंसर 15 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, 15 क्या होगा, तो आपका सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 का जवाब दे दो। क्या कहता है 16 का जवाब, क्या कहता है 16 में कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। सुना मेरे प्यारे बंधु, अपसारी लेंस की बात कहा है, किस लेंस की बात कहा है, अपसारी लेंस की बात कहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल। अगर अभिसारी कहता तो आपका उत्तल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा कि अपसारी लेंस कौन है, तो आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस कराता है। कौन सा लेंस कराता है, अवतल। तो अगर आपसे कहेगा अपसारी लेंस तो अवतल लेंस, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 का फटाफट जवाब दे दो। क्या कहता है फटाफट, कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन से है भाई, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट भाई, कमेंट कर दो बिना समय लिए, एकदम सपा उंगली दबा दो खटखट खटखट। क्या होगा भाई आंसर, क्या होगा, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। क्या सबने कमेंट मार दिया भाई, तो देख लो इसका आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा, लाल, नीला और हरा। भाई ये सब होगा, ठीक है ना, ये सब होगा। याद है, कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं ना है यहाँ तक क्लियर, तो इसको याद रखना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का ध्यान से भाई देख लो। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग। अगर बात करें मेरे प्यारे बंधु तो किसी के आंख काला, नीला, हरा भाई जो भी दिखाई दे, ये किसके कारण भाई होता है, कमेंट में एकदम दाग दो भाई। क्या होगा, ठारे का एकदम दाग दो भाई। क्या होता है, आयरिस के कारण। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, आयरिस के कारण जो है ऐसा हो जाता है। ठीक है,
19 नंबर भाई दाग दो एकदम सफा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 HP बराबर है, 1 HP की बात करते हैं, ये 1 HP का अर्थ होता है 1 हॉर्स पावर। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। ये किसके बराबर होता है? तो 746 वाट किसके बराबर होता है? 746 वाट। हम बोले हैं भाई, जब तक क्वेश्चन पढ़ते तब तक आपको उंगली चलाने में तनिक भी समय नहीं लगता, एकदम ABCD धर 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 एकदम दाबते चले जाओ, देरी नहीं करना है, देरी तो बिल्कुल नहीं करना मेरे प्यारे बंधु। अगला क्वेश्चन सुन लो, इसमें क्या कहता है? विशालक शीशा होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे बंधु। बता दो मैग्नीफाइंग जो ग्लास उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? फटाफट भाई कमेंट में दाग दो, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट भाई दाग दो किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। बोल दो, यहाँ तक पूरा क्लियर है, उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दाग दो एकदम सफा। क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दे दो। क्या कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? मेरे प्यारे बंधु बता दो, जब कोई मेरे प्यारे बंधु आपका चालक तार होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित सी भाई है कि उसमें कोई ना कोई भाई कण जो है चलेगा, जिस कण के कारण जो आपको धारा प्रवाहित होता है। फटाफट कमेंट मार दो भाई, दाग दो कि इस बार आंसर क्या होगा? कमेंट में दाब दो, उंगली दबा दो एकदम फटाफट। साथ धड़ धड़ दबाओ भाई, धड़ 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 दबाओ, आंसर क्या होगा? बिना देरी किए हुए मेरे भाई दबा दे, क्या होगा आंसर? चल पढ़ना है तो पढ़ एकदम सफा मन लगा के, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भाग जा। पढ़ना है तो भाई अपने दिल जान लगा दे यार, पढ़ना है तो एकदम मन लगा कर पढ़। इस वीडियो को एकदम डाउनलोड कर एकदम, चाहे जैसे भी है ये भाई, ये पूरे तुमको क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ना है, टॉप टॉप क्वेश्चन है। नहीं पढ़ना भाग जाए यहाँ से। तो देख इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो विद्युत धारा में प्रवाहित होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दो मेरा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, दाग दो फटाफट। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? ये एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? किसका है मेरे प्यारे बंधु? देखो इसका आंसर होगा बी, आवेश का। किसका होता है? आवेश का। चलो अब इन फटाफट तो कमेंट कर दे, फटाफट कमेंट कर दे कि 1 एम्पियर घंटा कितने के बराबर? 1 एम्पियर घंटा कितने के बराबर? दाग दो थोड़ा आंसर, थोड़ा आंसर भाई कमेंट में दाग दिया करो कि 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा कितने कुल्लम के बराबर? कितने कुल्लम के बराबर? दाग दो फटाफट आंसर। क्या हुआ? दागे कि भाई अभी सोच रहे हो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं दागे तो ये लो आंसर 3600। क्या होता है? 3600 कुल्लम हो गया। क्या होगा? 3600 कुल्लम। लिख लो मेरे प्यारे भाई, लिख ले, अगर नहीं पता तो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो मोबाइल में, देख लेना। दो चार नहीं होता है तो उससे भाई वीडियो डाउनलोड करके रख ले, जब मन करे इसको वॉच करते रहना, नहीं तो यूट्यूब पर भाई पड़ल है, जब जब मन करे आराम से एकदम बिंदास हो भाई देखना इसको। कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के क्या है? अरे भाई बता दे वाट के क्या है बराबर? आंसर दाग दे एकदम फटाफट बिना देरी किए हुए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट दाग दे भाई मेरे प्यारे बंधु, दाग दे। तो सुन सुन मेरा नोट कर लो, हम जानते हैं कितनों को प्रॉब्लम होगा, एक बार ये फटाफट जो है नोट कर लो मेरे प्यारे बंधु। आप लोग लिए है, देखो 1 वाट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। और 1 वाट बराबर होता है 1 kg/मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। नोट कर ले मेरे प्यारे बंधु। 1 वाट जो बराबर होता है 1 न्यूटन/मीटर/सेकेंड। ये तीनों मेरे भाई छाप ले फटाफट, फटाफट बिना देरी के वो छाप ले। ये देखो 1 वाट, 1 वाट, ये भी 1 वाट है, ये भी 1 वाट है, ये भी 1 वाट, तीनों का फॉर्मूला ये है। 1 वाट जो तीनों ना, तीनों में से भाई कोई ना कोई जो है आपको ऑप्शन में रहेगा। मेरे प्यारे बंधु छाप ले फटाफट, वरना बाद में भाई पछताएगा। छाप ले एकदम सपा। तो अब आ जा, ध्यान देना, 1 वाट जो है यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपको ऑप्शन में दिया है, देखना जूल प्रति सेकंड ऑप्शन में दिले है। ये दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन तू छाप लो भाई पूरा। तुमको अब दिखाते हैं ऑप्शन। अब ध्यान देना, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर? तो बता दो भाई, इसमें आंसर क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकंड होगा। क्लियर? छाप लिया होगा तो भाई मजा आ गया होगा, एकदम क्वेश्चन बनाते एकदम मजा आ गया होगा। ठीक है ना? चलो ओके, अब आगे भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई दाग दे। क्या कहता है 24 क्वेश्चन दाग दे, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है, बता दे भाई, बता दे फटाफट, फटाफट भाई कमेंट कर दे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? क्या होगा? फटाफट दाग दो एकदम भाई, देरी मत कर। एम्पियर। क्या होगा आंसर? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। ये चारों तीनों का हम बता चुके पिछले ही क्वेश्चन में कि किसका किसका क्या होता है।
चलो अब अगला अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु, थोड़ा छोट कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद छोट कर देंगे ऑप्शन में। सुन लो क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, सुन लो भाई, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि इस वायुमंडलीय को गर्म करने के लिए किस गैस की अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो सुन लो भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। आपको ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन भाई दिले हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ ध्यान दे दो मेरे प्यारे बंधु, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है O2, NH3, CO2, N2। बता दो फटाफट, आंसर में दाग दो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई अति आवश्यक है। बोल दो मेरे प्यारे बंधु, मेरे दोस्त, क्लियर। आज अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बता दो यहाँ पर 26 में क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई, दाग दे फटाफट आंसर। इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जानता है भाई। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भाई भोजन करने के उपरांत भाई ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब हम लोग अपने नाक द्वारा भाई या मुंह से जो भी भाई जिधर जो तू सांस लेता हो, चाहे जिस अंग से भी सांस लेता हो, तो तुमको पता है भाई, बता दो अभी फटाफट, तो लोग जानबे करता भाई। ये आपके एग्जाम में होता भाई कि मनुष्य किस अंग के द्वारा भाई सांस लेता है, सबको पता है। तो भाई जिस अंग के द्वारा भाई तू सांस ले, सांस लेने के बाद भाई क्या होता है, आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाता है। जब जाता है तो आपको भोजन को पचाता है। तो आप जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हटेगा उसको अपचयन कहता है। याद है परिभाषा जो पढ़े लेते हैं, ये तो दोनों बिल्कुल किसी दिशा में हो भी ना करेगा। ठीक है, क्या कहता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन हटता है अपचयन होता है। तो मेरे प्यारे बंधु बता दे, भोजन जब पचेगा तो ऑक्सीजन की जरूरत होगा, ऑक्सीजन जरूरत है तो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन बता दो, 27 नंबर क्या कहता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब कली चूना पर जब हम लोग क्या डालेंगे, जल डालेंगे तो भाई तो कौन सी अभिक्रिया होगी। जब तू जानता है कली चूना क्या होता है, कली चूना वो होता है ना चला, जिसको हम लोग बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, यानी सूखा हुआ रहेगा। जब भाई उस पर तू डालेगा ना जल, तो गरम गरम निकलेगा वहाँ से उष्मा, यानी उष्मा जब भाई निकलेगा तो उष्मा छेपी, कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी। मेरे प्यारे बंधु दाग दो बिना देरी किए हुए। चलो अब बता दो आंसर, इस बार तो भाई एकदम नहीं जाने देना है। सुन लो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन तुमको नीचे दिखा देते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक ना पूछा है मेरे दोस्त, ऑप्शन यहाँ बता दो सबसे अधिक कौन अभिक्रियाशील है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फटाफट कमेंट कर दो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो सुन लेना, अगर सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा भाई, क्योंकि सोना चांदी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, ये पारा भी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है किसी से। ठीक है ना। इधर ऑप्शन में इस बार 29 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। सुन ले मेरे प्यारे बंधु, चूना जल की रासायनिक सूत्र, फटाफट कमेंट कर दो, चूना जल की रासायनिक सूत्र क्या होता है। फटाफट भाई कमेंट कर देना बिना देरी लगाए, फटाफट उंगली दबा दे, फटाफट आंसर क्या होगा। तो सुन लो मेरे प्यारे बंधु, 29 जो आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोल दो मेरे प्यारे बंधु, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अरे बोल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे आ जा, अगला 30 नंबर क्वेश्चन जवाब एकदम रंग दो भाई। इस बार तो कमेंट में भाई रंग दिया करो अपना आंसर। क्या कर रहा है, कहता है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या है। मेरे प्यारे बंधु रंग दे, बिना देरी किए हुए रंग दे। कहता है ए में 11, 10, 5 या टीम दिया है दोनों, ए बी ये और ये दोनों होगा। तो सुन ले मेरे प्यारे बंधु, जो भी तू आंसर रंगा होगा, कहता है कि कोई विलियन लाल को नीला कर देता है, यानी तुम लोग को लिखा होगा छलानी। क्या लिखा होगा मेरे प्यारे बंधु, छलानी। याद कर लेना मेरे बंधु, छलानी मार के रात बिराते इन्होंने मत कूदूक जाना मेरे प्यारे बंधु, बड़ा बड़े ही लाठी का मार खाएगा। ठीक है, छलानी तोरा बचपन की याद आ रहा है, छलानी मार मार के छुकता था, लेकिन इस बार मत मारना छलानी, वरना लोग अभी छोड़ेगा नहीं, बड़ी लाठी मार मारेगा। ध्यान देना, छलानी यानी छार जो भाई नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो उसका पीएच मान कितना होता है भाई, तो उसका पीएच मान आपका 7 से 14 के बीच होता है। कहाँ होता है, 7 से 14 के बीच होता है, याद कर लेना। तो अब मेरे प्यारे बंधु ये बताओ, जो भी क्षार हो भैया, अगर चाहे 10 हो चाहे 11 हो, अगर दोनों को डालते हैं तो नीला से क्या बना देगा मेरे प्यारे बंधु, लाल। इसलिए ये ऑप्शन आपका दोनों सही है, तो इसलिए डी मारेंगे। क्या मारेंगे, डी। कहा ए और बी दोनों का, हाँ भैया दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता एंटी कर देता, तो हम लोग
उस क्रम में सबसे अधिक वाला को मारते हैं। किसको मारते हैं? सबसे अधिक वाले को ना मेरे दोस्त मार देना। लेकिन इस बार देख लो ना, सबसे अधिक नहीं दिया है, कहा ए बी दोनों है, तो भैया दोनों है। ठीक है ना, इस बार इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। बोल दो, किसी को भाई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो आ मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्या कहता है 31 में मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन की, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सुन लो, एल्काइन की बात कहा है मेरे प्यारे बंधु। एल्काइन में जानते हो ना, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है मेरे प्यारे बंधु? ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद कर लेना। कितने बॉन्ड होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखना। कौन सा बॉन्ड? तो भाई ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दो। कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? मेरे प्यारे बंधु दाग दो इसको, तो यार दाग दो, कम से कम उंगली एकदम इतनी उंगली की दुख दे दो यार। इस बार तो था चल जाएगी तू कितना क्वेश्चन बना रहा है इस बार। रंगो, क्योंकि भाई मेहनत कर, तू मेहनत करेगा भाई तेरा मेहनत रंग लाएगा। नहीं मेहनत करेगा कुछ नहीं। गार्जियन तेरे से बड़ी उम्मीद रखता है कि हमारे बबुआ का इस बार रिजल्ट आएगा। और तू जो चोट्टा चोट्टी जो भी है, लड़का लड़के, अगर चोट्टा ना पढ़े अगर गार्जियन को कोई जिम्मेवारी नहीं है। दिन भर चौड़िया के सुते, संकरे सो जाए भाई, उठेगा एकदम तनवा मार के भैया 6 बजे 7 बजे, कहेगा मुंह धोए के, कहेगा चलो भैया हो गया ट्यूशन का टाइम। वो भैया जीवन में कुछ ना करेगा। उठना भैया 4 बजे भोर से, रगड़े दो, क्योंकि भैया अब समय नहीं, अभी नहीं रगड़ा तो कभी नहीं रगड़ा। चल आ जा इस बार क्वेश्चन बता दो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर क्या होगा मेरे प्यार बंधु? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। C6H12O6 होगा। किसका? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मेरे प्यार बंधु, कहते ना फ्रुक्टोज, फ्रुकटोज, तभी भाई इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, ध्यान देना। चीनी कैसे बना देते हैं मेरे प्यारे बंधु? चीनी कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलाने पे चीनी का निर्माण होता है, पता है ना? तो इस बार क्वेश्चन 33 जवाब देता, क्या कहता है? उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बंधु रंग दे, इस बार आंसर क्या होगा? रंग दे फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुन लो, सोडियम का है, या एक और होता है मेरे प्यारे बंधु पोटेशियम लवण। क्या कहेगा? पोटेशियम। अगर मान लो अगर सोडियम ना भी देता एग्जाम में, अगर इसके जवाब क्या दे दे? पोटेशियम। क्या दे दे? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम लवण। अगर आपका सोडियम लवण ना देगा तो देगा पोटेशियम लवण। कहेगा कि उच्च वाष्पीय अम्लों के पोटेशियम लवण कहलाते हैं। तभी या इस बार क्वेश्चन क्या दिया है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? पोटेशियम भी इसकी जगह पर देगा ना, तो तू आंसर मारना मेरे प्यारे बंधु साबुन। क्या मारना? साबुन मार देना मेरे प्यारे बंधु, रंग देना। तनिक भी तेरा मिस्टेक तेरा आंसर को ले जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो क्या करना? कहना या ऊंचे उच्च उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? तो कहना मेरे प्यारे बंधु साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन में ये दोनों को मिलाया जाता है। इन दोनों का फॉर्मूला आप लोग को लिखा दिए होंगे। अगला सुन लेना क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंगल बाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बंधु रगड़ देना। इस बार इसको क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। सुन लो, एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। एल्कोहल का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड एल्कोहल का होता है आपका सिंगल बॉन्ड OH होता है। नोट कर ले मेरे प्यारे बंधु। इसका होता है यहाँ पे आंसर 34 का यही है, एल्डिहाइड। क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, इसका और दो ऑप्शन और देख लेते। दो ऑप्शन क्या दिया है? एक दिया है कीटोन, तो मेरे प्यारे बंधु कीटोन का डबल बाउंड CO होता है। कीटोन क्या होता है? डबल बाउंड CO। नोट कर लो फटाफट, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो बिना देरी किए। चलो आ जाओ, इस बार क्वेश्चन ये है, बता देना 35 नंबर। क्या कहता है कि जब आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या क्या होता है? फटाफट मेरे प्यारे बंधु कमेंट कर दो क्या होगा। आंसर कमेंट कर दो फटाफट क्या होगा। सुन लो, लेफ्ट टू राइट का हुआ मेरे प्यारे बंधु। लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे ना, तो उसकी आकार में मेरे प्यारे बंधु, आकार या त्रिज्या या आयतन या ऊर्जा सब में मेरे प्यारे बंधु कमी होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बंधु? कमी होगी। सुनो, ऊर्जा, आपका आकार, त्रिज्या, जो भी कहेगा प्यारे बंधु लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छाप लेना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
कहता है कि आपका निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सुन ले मेरे प्यारे बंधु, कैसे सजाना है। पहले बता दो लिथियम कितने नंबर पे होता है। लिथियम आपका 3 नंबर पे होता है। उसके बाद आपका जो है कार्बन कितने नंबर पे होता है। सबसे पहले तो बता दो मेरे प्यारे बंधु, जो आपका बेरियम है कितने नंबर पे होता है। तो बेरियम आपका 4 नंबर पे होता है। कितना नंबर पे होता है आपका बेरियम। बेरियम कितना नंबर पे होता है, तो 4 नंबर पे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका सी कितना नंबर पे होता है, तो 6 नंबर पे होता है। ऑक्सीजन कितना नंबर पे होता है, तो 8 नंबर पे होता है। और फ्लोरीन कितना नंबर पे होता है मेरे प्यारे बंधु, तो 9 नंबर पे होता है। तो सुन लो, बढ़ते क्रम की बात कहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे है ना अधातु गुण बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट ये राइट जाने पे इसका गुण क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे इसका गुण क्या होगा, बढ़ेगा। किस चीज़ का गुण, तो अधातु का गुण, याद रखना। तो अब सुन लो, अब चलो इसी सजा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, सजाते कैसे हैं ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले लिथियम कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर। तो पहले किसको सजाएंगे, तो लिथियम को सजाएंगे मेरे प्यारे बंधु। उसके बाद इससे ज़्यादा का नाम पाया जाएगा 4 नंबर पे, यानी BE है। इसके बाद इससे ज़्यादा किस पे पाया जाएगा मेरे प्यारे बंधु, 6 कहाँ है, कार्बन पे है। 6 कहाँ है मेरे प्यारे बंधु, कार्बन पे है, ठीक है ना। तो जरा तुम ध्यान देना, हम थोड़ा इसे मिटा देते, पूरा तो अच्छा से तुम लोग समझा देते हैं। ध्यान देना, तो पहले कौन, लिथियम रखेंगे, Li से सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, तो ये आपका BE में। इससे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, तो कार्बन में, क्योंकि ये 6 नंबर पे है। इससे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन में। किसमें पाया जाएगा, ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन O में। इससे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, तो फ्लोरीन में। ऑप्शन मिला लो मेरे प्यारे बंधु, ऑप्शन किधर आपको ढूंढ रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, तो B ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तो B मेरे प्यारे बंधु ऑप्शन है। ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 6 है, ये 8 है, ये 9 है, लगातार है। तो आवर्त सारणी उठाना मेरे प्यारे बंधु, मिला लेना, ठीक है ना। आवर्त सारणी उठाओ, मिला लो। ये आपका 3 4 5 6 और 8 और 9 है, मिला लो मेरे प्यारे बंधु, लगातार है। तो तुम जानता लगातार लेफ्ट टू राइट जाना पे, लेफ्ट टू राइट जाना पे अधात्विक गुण जो है बढ़ता है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। और इधर से राइट टू लेफ्ट जाने पर, राइट टू लेफ्ट जाने पर धातु गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है, धातु गुण बढ़ता है। नोट कर ले, फटाफट नोट कर ले मेरे प्यारे बंधु। अब इधर अगला क्वेश्चन देख लेना क्या कहता है। कहता है मेरे प्यारे बंधु, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कहता है क्या कि सिलिकॉन क्या है, तो सुन लो, सिलिकॉन यहाँ आपका क्या है, उपधातु है। क्या धातु, उपधातु है मेरे प्यारे बंधु। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको अर्धचालक के भी नाम से जानते हैं। नोट कर ले मेरे प्यारे बंधु, अर्धचालक का लिख लेना, अर्धचालक, अर्धचालक, वरना बाद में पछताएगा। अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं हमारे सिलिकॉन, क्या है, अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। इसको उपधातु कहते हैं। अगर उपधातु ऑप्शन में ना देता है तो अर्धचालक लगा देना मेरे प्यारे बंधु, अर्धचालक लगा देना, एकदम गार्दा हो जाएगा। कहेगा क्या आपका सिलिकॉन क्या है, चालक, अर्धचालक या जो भी है मेरे प्यारे बंधु, ध्यान से देख लेना। अर्धचालक है, अर्धचालक नहीं है तो उपधातु है, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बता दो, 38 नंबर का जवाब क्या होगा, रंग दो। निम्नांकित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। फटाफट भाई रंग दो, क्या होगा इसका आंसर। 38 का तो आंसर भाई एकदम कमेंट में रंग दो, क्या होगा आंसर। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। प्यारे बंधु एक सुनना मेरे, आज वो तू पूरे जीवन में भाई मिस्टेक नहीं करेगा। कहते हैं ना, वो जितने भी धातु होते हैं ना, जितने भी धातु, वो मेरे प्यारे बंधु सब धनात्मक होता है। क्या होता है, जितने भी धातु हैं मेरे प्यारे बंधु, सब जितने भी मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, जितने भी मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, जितने भी आपके धातु हैं सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्लियर। जैसे कि यहाँ ध्यान देना, इस बार कार्बन आपका धातु नहीं है, आपका क्लोरीन धातु नहीं है, फास्फोरस धातु नहीं है, तो है क्या भाई, सोडियम है। क्या है, सोडियम, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। अगले क्वेश्चन 39 का बता दो फटाफट। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, फटाफट भाई रंग दे, किस प्रदेश में किया गया है। फटाफट रंग दो, फटाफट रंग दो भाई। कब किया गया था, अभी हम ये भी बता देंगे, टेंशन मत लो। कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। मेरे प्यारे बंधु एक चीज छाप लेना, कब किया गया था, तो 1972 में। कब किया गया था, 1972 में,
1972 में कब किया गया था? 1972 में, याद कर लेना। और कब इसको कंप्लीट पूरा गया शुरू किया गया था? 1972 में। कंप्लीट कब किया गया था मेरे प्यारे बंधु? छाप लेना। इसको कंप्लीट कब किया गया था? तो 2006 में। कब किया गया था? 2006 में कंप्लीट किया गया था। छाप लो फटाफट। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? तो उत्तराखंड में। कब शुरू किया गया था? तो 1972 में। कब शुरू किया गया था? 1972 में। कब कंप्लीट हुआ? तो 2006 में। कब हुआ कंप्लीट? 2006 में। छाप ले मेरे प्यारे बंधु, छाप ले फटाफट। फटाफट छाप लो। छाप लो प्यारे बंधु, छाप लो। और अगला क्वेश्चन जवाब देने के लिए तैयार हो एकदम से, आप कमेंट में दबाने के लिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ। 40 नंबर क्या कहा है? 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दे देना मेरे प्यारे बंधु। क्या कहा है? कहता है यहाँ पे कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा, इस बार भाई कमेंट में दाग दो। बिना देरी किए भाई कमेंट दाग दे कि फटाफट आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा? आप लोग बहुत अच्छा कमेंट भाई नहीं करते हो। कमेंट करने के लिए भाई कुट एकदम उंगली चलना चाहिए। फटाफट एकदम क्वेश्चन देखने के लिए एकदम जवाब आ जाते। आपका आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। और दूसरा रखा था पोटेशियम, ठीक है ना, याद रखना सोडियम को, ठीक है। अगला इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन 41 में कहता है अपमार्जक से बनाया जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बंधु। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो सुन लो, सर्फ एक्सेल। ये भी आपको गंदगी को धोता है। अपमार्जक का अर्थ होता है गंदगी को ही धोना, गंदगी को ही सफाई करना। इस शैम्पू से भी गंदगी सफाई होता है। इजी सर्फ से भी भाई सफाई होता है। इस अनुसार आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। 41 का आंसर क्या होगा? उपरोक्त भाई सभी होगा। सबसे भाई अपमार्जक तो अपमार्जक का ही अर्थ होता है सफाई करना। क्या होता है? सफाई करना। ठीक, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन 42 का जवाब दे दो। क्या कहता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल समझते हैं? जो कि आपको सूर्य से जो प्रकाश आता है और जिसको आप कहते हैं सोलर। क्या कहते हैं? सोलर। जिसको आप लोग चिल्लाते हैं भाई सोलर 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 है, सोलर सिस्टम है भाई। तो सोलर सिस्टम भाई कौन से धातु का, यानी किस धातु का उपयोग होता है? बोले तो धातु नहीं, उपधातु बोलते हैं, जिसको अर्धचालक भी कहते हैं। तो उसमें कौन सा क्या चीज़ का भाई यूज हुआ होता है जिसके कारण जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? कमेंट कर दो भाई, 42 कमेंट कर दो, बिना देरी के छाप दो। क्या हुआ आंसर? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है, जो आप लोग देखे होंगे व्हाइट व्हाइट कलर का सरेगारी टाइप का रहता है। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन? यहाँ देख लो, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। चलो इस बार भाई जवाब देते हैं। कहता निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में भाई नहीं किया जाता? ऑप्शन क्या क्या नहीं किया जाता है? यानी खाना बनाने में ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो सुन ले भाई, बायोगैस का उपयोग किया था। बायोगैस का तो लकड़ी फकड़ी जितना गोबर गैस भाई यूज कर ले। कोयला का भी यूज किया जाता है। एलपी गैस भाई यूज करते हैं हम लोग, लेकिन भाई सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। आपका आंसर का जवाब, आपका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा भाई? सीएनजी का हम लोग उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग भाई कहाँ करते हैं? तो बड़े बड़े रेल में, बड़े बड़े बसों में जो इसका उपयोग भाई होता है ईंधन के रूप में। याद कर लेना फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन भाई जवाब दे दो फटाफट। अगला क्वेश्चन जवाब दो। 44 में क्या कहता है? 2Cu+O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2CuO है। तो बता दे भाई इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण या विस्थापन? बता दे भाई, कमेंट में दाग दे भाई फटाफट। क्या होगा? तो आप जानते हो ना, जब ऑक्सीजन टूटता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? जिसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सॉरी, क्या कहते हैं? रिडक्शन का अर्थ भाई ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। छाप ले भाई फटाफट, आंसर छाप ले। अगला क्वेश्चन भाई बता दो। क्या कहता है? 45 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो बता दो बंधु। आप जानते हो संतुलित उसी में कहते हैं कि लेफ्ट और राइट, यानी इस एरो के लेफ्ट और राइट में दोनों का जो है उत्पाद और अभिकारक। ये अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद है। ध्यान देना, ये आपका उत्पाद है, आपका क्या अभिकारक है। अभिकारक क्या होता है? वैसी तत्व जो किसी क्रिया में भाग ले और अभिक्रिया के उपरांत जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी उत्पाद बनता है उस उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना, जो भी नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया के उपरांत जो भी नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखना भाई। मान लो प्यार से भाई कोई भी भाई दो हो, ठीक है भाई, नहीं भाई, ध्यान देना। तो मान लो कि यहाँ जब भी आपका H2, यहाँ कितना दो गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी को हाइड्रोजन है तो दो गो, याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो क्लोरीन, तो यहाँ भी आपका क्लोरीन है, दो गो है। एक बार ध्यान देना, एक बार ये एच इसके साथ दो, ये दो, एक बार इसके साथ भी होगा। ये संतुलित है मेरे प्यारे बंधु। इधर ध्यान देना, आपका जो ये भी है, इधर दो दूना चार को हाइड्रोजन, तो इधर भी दो दूना चार हाइड्रोजन भाई। ठीक है, कंप्लीट है। इधर ध्यान देना, इधर दो ऑक्सीजन, तो इधर से भाई दो ऑक्सीजन, ये भाई कंप्लीट है। इधर ध्यान देना, दो गो पोटेशियम, तो भाई इधर भी दो गो पोटेशियम। ठीक है भाई, कंप्लीट है।
इधर क्लोरीन आपका 2 गो है भाई, तो इधर भी क्लोरीन है भाई आपका 2 गो है। बहुत अच्छा। इधर आपका ऑक्सीजन 3 दूना 6, ध्यान देना यहाँ तिरछा तिरछी नीचे से आके गुना करेगा, 3 दूना 6, इधर भाई 3 दूना 6, ये भी भाई कंप्लीट है। तो भाई कंप्लीट कौन नहीं है इधर, ध्यान देना आपका शीशा एगो बहुत अच्छा, वेरी गुड। इधर आपका नाइट्रोजन को 2 गो, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन भाई इधर एक गो है, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ नाइट्रोजन को गो, एक गो, यानी यही आपका संतुलित भाई नहीं है। 45 का आपका आंसर हो गया। छाप लो भाई, छाप लो फटाफट। अगला देख लो जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 46 नंबर कि उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन के पीएच मान मेरे भाई रगड़ते। उदासीन विलयन के पीएच मान क्या, तो उंगली तो दबा दे इस बार भाई कुछ कर दिखा कि इसका आंसर क्या होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, 7 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे दिखते हैं। 47वां क्वेश्चन देखना क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है। सुनना मेरे प्यारे बंधु, दुर्बल का अर्थ होता है जो भाई कम H+ आयन दे, कम H+ आयन दे उसको दुर्बल कहते हैं। और प्रबल करता है जिसमें H+ आयन आपका ज़्यादा से ज़्यादा दे। क्या दे मेरे प्यारे बंधु, ज़्यादा दे, सबसे अधिक दे, याद रखना। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान दें, दुर्बल अम्ल ना पूछा, इसमें आपका H+ ज़्यादा मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें आपका H+ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बड़ा आपका ये यौगिक है, तो ये टूटेगा तो आपका OH- देता है ना, और फिर इसको तोड़ेगा तो भाई H+ देगा, यानी सबसे ज़्यादा कम जो है इसी में मिलेगा। किस मिलेगा, इसमें, यही आपका दुर्बल अम्ल है, नोट कर ले फटाफट। क्लियर। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें ज़्यादा मिलता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी आपको ज़्यादा मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दे देना। कहता है 48 में क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क किसका अयस्क भाई, कमेंट कर दे फटाफट। 48 का आंसर क्या होगा, 48 के आंसर मेरे प्यारे बंधु, रगड़ दो रगड़ दो रगड़ दो यार, आंसर में देरी ना कर रो। क्या आंसर होगा, एल्युमिनियम। क्या होगा, एल्युमिनियम, यानी क्रायोलाइट के अयस्क से भाई एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, छाप दिया करो बिना देरी का, छाप दो। चलो अगला क्वेश्चन बता देना। 49 नंबर कहता है, 49वां क्वेश्चन बता दो क्या कहता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या। अरे मेरे प्यारे बंधु, मेरे सोने बबुआ सब, जो भी हो यार, जो पढ़ने वाला योग्य है भाई, बता दे। इस बार इसका आंसर नहीं बताया भाई, पूरे जीवन कुछ नहीं बताया। अगर इसका आंसर नहीं बताया भाई, पूरे जीवन में आंसर नहीं बताया अरे बबुआ, एकदम फटाफट इसका आंसर बता दो, जो भी झरेला झरली है। चलो बता आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अरे झरेला झरली सब फटाफट यहाँ आंसर बताया करो, देर किया तो गड़बड़। अब बता दो 50 में क्या कहता है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, बता दे फटाफट भाई, कमेंट कर दो तू लोग, क्या होगा, क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट कर दो क्या हो जाएगा, बिना देरी का कमेंट कर दो फटाफट, आंसर क्या होगा। तो मेथनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, मेथनोइक अम्ल होगा। तू लोग याद नहीं ना करता है, ये तू लोग का थोड़ा मिस्टेक है, याद करो, पढ़ो मन लगा के। सुन लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, सुनो, अल्कोहल का अर्थ हुआ कि लास्ट में OH लगना चाहिए। अल्कोहल का अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे बंधु, लास्ट में आपका OH लगना चाहिए, लास्ट में आपका OH लगना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते भाई इस सौ में भाई OH लगा हुआ है, पहचाने तो कैसे पहचाने, कोई बात नहीं। इथाइल का अर्थ हुआ मेथ और ईथ, यानी 2 नंबर पे, मेथ और ईथ 2 नंबर पे, ध्यान है। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान देना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ध्यान देना। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और OH, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आपका इथाइल कौन ना कहा है, तो ए मेथ इथित 2 नंबर पे होता है ना, तो C2H, दो दूना 4 को एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और H। ध्यान देना मेरे प्यारे बंधु, किस ऑप्शन में C2H5OH है। अब ध्यान दे देना, वहीं आपका आंसर का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दे दो यहाँ पे ऑप्शन का कौन सा आंसर है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा। कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, तो C2H5 है भाई, सी है, क्या है, सी है, C2H5OH, यही आपका आंसर हो गया। बोल दो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्या कहता है, फटाफट कमेंट कर दो। 52 नंबर क्या कहता है कि एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, तो ये बता दो मेरे प्यार बंधु, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 घटा के 2 ना, ध्यान देना। यहाँ अगर 2 रखेगा तो दो दूना 4 में से 2 को गया तो कब हो गया, 2 दूना 4, यहाँ C2 रखा ना, ठीक है, और 2 दूना
4, 4 में से 2 घटा के 2, ये तो लग रहा है भाई आपका 52 का आंसर ए होगा। 52 का आंसर क्या होगा? ए निकल गया। चेक करते हैं इसको भी। 2 2 दूना 4, घटा नहीं है, 2 जोड़ ही दिया तो ये एल्केन हो गया। कौन सा समूह हो गया? एल्केन समूह। ये ना होगा, हमें कहा है 2 दूना 4, ए भाई ये एल्काइन हो गया। क्या होगा? एल्किन, सॉरी एल्किन हो गया। क्या हो गया? एल्किन हो गया। 2 2 दूना 4, 4 हो गया। हमें 2 को घटा दिया ना, 2 को घटाया है तो C2 रखे हैं, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा तो 2 है, तो बच गया हाइड्रोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ए होगा 52 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दो। इस बार 53 का कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र फटाफट कमेंट कर दो, क्या हो गया? उंगली फटाफट दबा दो। कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट उंगली दबा दो। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। C12 और H22 और O11 होता है। ठीक है ना। चीनी कैसे बनता है आप लोगों को बताए होंगे। चीनी कैसे बनता है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मिलाने से अभिक्रिया जो होती है उसमें चीनी के साथ साथ जल भी निकलता है। पता ना, सबको बताए होंगे। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 54 नंबर का जवाब दे दो। 54 नंबर का जवाब दे दो यहाँ पे। कहता है 54 नंबर में कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या है? मेरे प्यारे बंधु, एसिटिलीन का फॉर्मूला तुमको पता होगा तब तो तू बता पाएगा इसका आंसर क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, हम तुमको बता देते हैं। C2H2 होता है। C2 और क्या होता है? H2। C2 और क्या होता है? H2 होता है। अब तो बता दो सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? चलो बता दो फटाफट, इस बार कमेंट कर दो बिना देरी किए हुए। कितना होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? चलो हम जानते हैं, तो लोग से ना होने वाला है। तो एसिटिलीन देखो, 2 कार्बन हो गया। ध्यान देना, को कार्बन 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 बीच पूछ ले है भाई। तो एसिटिलीन में जानते हो ना, इसी तरह ना बनाओगे। 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो हमसे क्या पूछा? कार्बन कार्बन के बीच ना पूछा है, कार्बन कार्बन के बीच पूछा है। तो कार्बन कार्बन बीच यही ना है, तो कौन बॉन्ड है? 1 गो 2 गो 3 गो, कौन बॉन्ड है? तो 3 गो बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है? 3 गो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। आपका आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं ना? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बता दो यहाँ पे। 55 नंबर देख लो। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है श्वसन के, सुनना 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? तो इसका आंसर फटाफट भाई कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, अंकुरित बीज। जो कि अगर अंकुरित हो जाता है तो इसको बिना ऑक्सीजन दिए हुए भी ये जो है अपने को, अपने आप को जो है पोषण करके ये बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इधर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा? फटाफट कमेंट कर दो, किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो बता दे मेरे प्यारे भाई, एकदम सा कमेंट ठोक दो, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट ठोक दो भाई, आंसर क्या होगा? तो उत्सर्जन से रिलेटेड, किससे रिलेशन है? तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है भाई? उत्सर्जन से। वृक्क का अर्थ होता है भाई हमारे रक्त को छानना और पेशाब को भाई छानना। ठीक है ना, तो ये आपका उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो क्या कहता है? 57 कहता है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो जाइलम मेरे प्यारे बंधु ट्रिक बताए थे, जल फॉर जाइलम, जल फॉर जाइलम, जल फॉर जाइलम। अब तो बता दो फटाफट कमेंट करके कि जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? पता है ना, पानी का। किसका करता है? तो पानी का करता है, याद रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 58 के जवाब दे दो फटाफट। 58वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? मान लो भाई श्वसन तुम कर रहे हो, रजाई में लुका के भाई श्वसन करना। अभी तू जैसे मेरे वीडियो देख रहा होगा, रजाई में अगर लुकाया होगा, चाहे रजाई में भाई तुम मोबाइल चला रहा होगा ना, तो वहाँ देखना तुम्हारे फ़ोन के जो ऊपर है ना भाई, एकदम पानी सा जम जाता है। यानी तुम अपने नाक के पास अपनी उंगली डाल के देखो, अपने नाक के पास उंगली डाल के देखो भाई, गर्म हवा निकल रहा होगा ना। तो ये कौन सा गैस होता है? तो C2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक से निकलती है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन बता दो भाई क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जवाब दो, क्या कहता है? 59 नंबर कहता है कि फलों को पकाने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? फल को पकाने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर फटाफट ठोक दो भाई, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ये होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन से भाई फल को पकाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 60 नंबर बता दो क्या कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो मेरे प्यारे बंधु इसका आंसर क्या होगा कमेंट में ठोक दो फटाफट, इसका आंसर क्या होगा बिना देरी किए हुए भाई ठोक दो। अभी इतना बोले भाई, इतना में कितना आंसर एकदम तुला टुक 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 एकदम दाब देता है। तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सुन लो, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो वो होता है तंत्रिकाक्ष। क्या होता है? तंत्रिकाक्ष, या इसको एक और नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बंधु, नोट कर लेना, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, नोट कर लो, तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। नोट कर लो, तंत्रिका कोशिका के नाम से अपने से भी भाई लिख लो, अगर मेरा राइटिंग या नहीं पढ़ा रहा आपको तो हम बोल रहे हैं, नोट कर लो, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं या तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। निम्नांकित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन का होता है जिसके सीक्रेट होने से आदमी को डर भय लगता है, उसको आपातकाल हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। ये एकाएक भाई निकलता है आपके मस्तिष्क से, निकलने के बाद भाई आपको लगता है डर लगने, उसको बोलते हैं आपातकाल हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा? एड्रीनैलिन। क्या होगा? एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके निकलने से एक भाई डर लगता है। क्या लगता है? डर लगने लगता है, डर लगता है, ठीक है। नोट कर ले भाई, डर लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दे दो क्या कहता है। 62 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है भाई? सुनो, ऐच्छिक क्रिया का अर्थ होता है जो हमारे बस में हो, अनैच्छिक क्रिया होता है जो हमारे बस में नहीं हो। उल्टी भाई हमारे बस में नहीं होती, यानी अनैच्छिक क्रिया है। कहता है दिल का धड़कना भाई, ये भी हमारे बस में नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। कहता है लार का निकलना भाई, ये भी हमारे बस में नहीं, यानी आपका अनैच्छिक क्रिया ही है। उल्टी करना, दिल का धड़कना, लार निकलना सब अनैच्छिक क्रिया है। हमसे कहा नहीं है। चबाना भाई अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हमारा मन करेगा चबाएंगे, ना मन करेगा ना चबाएंगे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 63 नंबर कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यानी मानव में गर्भ की अवधि समझते हैं कितने दिन के बाद जो एक शिशु का जन्म हो जाता है, जब स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तब से लेकर कितने दिन के बाद जो है एक शिशु का जन्म होता है, वो कितने दिन का होता है? तो 270 दिन का। कितने दिन का होता है? तो 270 दिन का होता है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो, अगला क्वेश्चन बता दो यहाँ पे। कहता अगला क्वेश्चन कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो फटाफट इस बार कमेंट कर दो, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1985 में। कब शुरू हुआ था? 1985 में। लेकिन अब आप लोग नेट पे इसको सर्च करिएगा तो 1986 देगा। क्या देगा? 1986 कहीं कहीं देता है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो 1985 ही होगा जिसमें गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। ये कहाँ शुरू किया गया था? तो आपका यूपी में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो यूपी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी द्वारा जो इसको शुरू किया गया था, इस प्लान को याद रखेंगे। 65 में क्या करा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म निम्नलिखित में किसमें होता है? निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म निम्नलिखित में से किसमें होता है? बता दो भाई, कमेंट कर दो फटाफट, किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में ना भाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना क्या कहता है यहाँ पे। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी भाई श्वसन तंत्र समझते हो ना भाई। मान लो कि आपका सांस लेने में भाई कठिनाई हो, सांस लेने में क्या हो? कठिनाई हो। कौन सी बीमारी जिसको सांस लेने में भाई कठिनाई होती है? तो सुन मेरे प्यारे बंधु, ऑप्शन में आपका डायरिया से नहीं होता। डायरिया का अर्थ हुआ भाई पेट वोट झरी हो रही भाई, उसको कहते हैं डायरिया। जब डायरिया होगा तो भाई पेट वोट झरेगा, इसमें आदमी थोड़ा ये होता है। लेकिन टीबी में भाई प्रॉब्लम है, सांस में भाई दिक्कत होगा। निमोनिया भाई में भाई आप सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। कहा कि बी और सी दोनों होगा, तो हाँ भैया दोनों होगा। टीबी प्लस निमोनिया का ऐसा बीमारी भाई जिसमें सांस लेने में भाई आपको प्रॉब्लम हो, क्या होगा? सांस लेने में भाई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दो। 67वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? भाई कमेंट में दाग दो किसका पाचन नहीं कर सकते हैं। कमेंट में भाई दाग दो भाई किसका पाचन नहीं कर सकते हैं, फटाफट भाई बोल दो। तो सुन लो मेरे प्यारे बंधु, इसका आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज का हम लोग पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज जो भाई घास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
घास में ना भाई सेलुलोज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? घास में सेलुलोज पाया जाता है, जिसको मनुष्य और मांसाहारी जैसे शेर और भाई इसको पचा नहीं सकते, इसलिए भाई हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है ना। इसको पचाने की क्षमता केवल भाई आपको किसमें होता है? गाय भैंस में भाई, इस बकरी उकरी में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दो भाई, क्या कहता है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है भाई? हाइपर टेंशन। क्या आंसर होता है? हाइपर टेंशन। भाई ज़्यादा अधिक टेंशन कर लोगे ना भाई तो दिमाग आपका हेमरेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रख लेना, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपर टेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दे दो, क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में किस परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? सुनो, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो सुनो, पादप कहाँ है? अगर कवक कहा होता तो हम लोग कहते हैं भाई कवक कवक है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कह दिया है? पादप। तो सुनो, पादप में होता है आपका कस्कुटा। क्या होगा? कस्कुटा का ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, अमरबेल। क्या नाम से जानते हैं? अमरबेल के नाम से जानते हैं। छाप लो, अमरबेल कहना, हिंदी में कहना अमरबेल, इंग्लिश में कहना कस्कुटा। क्या कहना? कस्कुटा, उसका इंग्लिश भाषा है कस्कुटा, हिंदी में कहता है अमरबेल। ये आपका क्या होता है? पादप, परजीवी पादप जो होता उसका उदाहरण है, ठीक है ना। छाप लो फटाफट। 70 का जवाब दे दो, 70 नंबर का जवाब दे दो। क्या कहता है 70 नंबर? ध्यान देना, कहता है 70 नंबर कि हृदय से रक्त में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना, अगर आपके शरीर में जो भी पंप किया भाई, शुद्ध रक्त को ही पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निलय द्वारा, आलिंद द्वारा आपका अशुद्ध रक्त को जो है पंप किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये आपका 71 नंबर का जवाब दे दो, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? 71 में क्वेश्चन ध्यान देना, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि भाई क्या है? फटाफट कमेंट कर दो, आंसर क्या होगा? बिना देरी के भाई दाग दो, इसका आंसर क्या होगा? तो हाइड्रा में किस द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। किस द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर? फटाफट कमेंट कर दो, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देख लो, यहाँ कहता है 72 नंबर, ध्यान देना, क्या कहता है? जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग भाई, जनन संचारित समझते हो? मान लो कि एक लड़का एक लड़की भाई अगर संबंध बनाते तो उस क्रम में भाई कौन सी बीमारी होती है? तो उस क्रम में भाई अगर मान लो लड़का कोई बीमारी हुआ तो वो कैसे फैलेगा ना। तो जब यौन संबंध भाई बनाएंगे ना, शारीरिक संबंध बनाएंगे तो भाई, तो अगर लड़की में कोई बीमारी हो तो लड़का को हो जाएगा, लड़का में कोई बीमारी हो तो भाई लड़की को हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी भाई बीमारी? तो उसको कहते हैं, यहाँ पे 72 में क्वेश्चन ध्यान देना, जनन संचारित रोग, यानी जनन संचारित रोग उसी को कहते हैं। तो आपका ये आपका ऑप्शन होगा जो दिया है, सिफिलिस भी जो है ये जनन संचारित रोग है, एड्स भी जो है आपका जनन संचारित रोग है, और गोनोरिया जो है ये भी संचारित रोग है। क्या है? संचारित या जनन संचारित रोग है, यानी तीनों के तीनों जो है आपका जनन संचारित रोग है। नोट कर लेना, याद कर लेना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जनन संचारित रोग के दो या दो से अधिक के थोड़ा नाम बता दो, तो ये नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनन संचारित रोग क्या है? तो इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है, नोट कर लो। चलो आजा अगला, अगला बता देना यहाँ पे। कहता है अगला क्वेश्चन कि पुष्प के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मेरे प्यारे बंधु बाहरी भाग को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो। पुष्प के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाह्य, बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दो 74 नंबर क्या है? कहता है 74 नंबर कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ये आपका आंसर होगा, क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। ए में एंटीबॉडी पूछा ना तो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब जरा थोड़ा आपको क्लियर ना हुआ हो तो एक बार आज आपको थ्योरी लिखा देते हैं, फटाफट यहाँ थ्योरी लिख लो। आपका ग्रुप हो गया एंटी बॉडी, ठीक। आपका एंटीबॉडी हो गया, आपका एक हो जाएगा एंटीजन। क्या हो जाएगा? एंटीजन, ठीक है, क्लियर। आपको पता है ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप कितना होता है? तो 4 होता है। ब्लड ग्रुप कितना होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ इस बार आपका ग्रुप जो है ए है। ग्रुप क्या है? ए है। यानी ग्रुप ए में जो है ना आपका एंटीबॉडी जो होता है बी होता है। क्या होता है? बी होता है, और एंटीजन ए होता है, ठीक है, नोट कर लेना।
नोट कर लो फटाफट। और बी जो ग्रुप है ना, बी ग्रुप है, इसमें आपका ए होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजन बी होता है, ठीक है। और छाप लेना, ओ आपका जो ग्रुप है इसमें जो है आपका एंटीबॉडी ए और क्या होता है, बी होता है, ए और क्या होता है, बी होता है, लेकिन इसमें आपका एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में जो है ना, ए बी में आपका, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन एंटीजन ए बी होता है, क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है ना। छाप लो मेरे प्यारे बंधु, फटाफट छाप लो, छाप लो एकदम भाई, दवाई जैसे काम करने वाला है, छाप लो। और भाई छापने के बाद ना इसका अभी फटाफट कमेंट कर देना भाई, क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया हो तो भाई यस टाइप कर देना फटाफट फटाफट भाई, छाप लो, ठीक है। छाप लो, स्क्रीनशॉट लेके भाई रख लो, एंड स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको एकदम अच्छा से भाई देख लेना, ठीक है ना, एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीडियो अपलोड है, टेंशन मत लो, वीडियो अपलोड हो जाएगा भाई, जब मन करे तब देखना। और हाँ, ये भाई अगर आपको अच्छा लगा पूरे वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर मारना, अपने दोस्तों भाई इसको शेयर करना, अपने दोस्तों भाई इसको शेयर करना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन कुछ इसी तरह का आपका था, ये ना था कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो कौन सा होता है, तो बी होता है, कौन सा होता है, तो बी होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए। 75वां क्वेश्चन में क्या कहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में किसके द्वारा जो है नियंत्रित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका 75 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए होगा, इंसुलिन के साथ जो हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए आगे सुनिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, कहा है क्षेत्र नंबर की पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन आपका क्या है। तो ऑप्शन में आपका दिया है एमजिबलिन, और यहाँ देख लीजिए आपके सामने, यहाँ ऑप्शन पूरा दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा क्षेत्र नंबर में, पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी वृद्धि की अगर बात कहेगा ना तो आपका जेबरलिन होगा, क्या होगा, जेबरलिन हार्मोन जो है पादप है, बाकी है जो है आप तीनों जो देख रहे हैं ना ये मनुष्य में पाया जाता है, हम लोग में जो है पाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपका पादप हार्मोन नहीं है, मात्र कि यही पादप हार्मोन है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए यहाँ पे 70 में क्या कर रहा है, 77 कि हार्मोन अस्त्रावित होता है, हार्मोन अस्त्रावित होता है, तो हार्मोन जो है आपका अस्त्रावित क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका इस बार ये जो है आंसर क्या होगा, 77 का फटाफट कमेंट कर दो, क्या होगा, अंतः स्त्राविक ग्रंथि से, क्या होता है, अंतः स्त्राविक ग्रंथि से भी आपका जो है हार्मोन स्त्रावित होता है, लेकिन बहिर्ग्रंथि से भी स्त्रावित होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ क्या होगा, हार्मोन स्त्रावित होता है, तो जब भी हार्मोन स्त्रावित होगा, बहने की बात होगा, तो आपको अंतः स्त्राविक ग्रंथि से ही जो है हार्मोन निकलता है जो बहता है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 78 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाया जाता है तीन, क्या पाया जाता है, तीन जोड़ा जो है लार ग्रंथि जो है पाया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कर रहा है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नीचे है, कह रहा है एक मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस, या आपका यहाँ डी नंबर जो दिया है पैराथॉक्सी हार्मोन है, क्या है आंसर, क्या है, पैराथॉक्सी हार्मोन है, या फीमेल हार्मोन, या मेल, या पाचक रस, तो आपका आंसर क्या होगा, फीमेल हार्मोन, क्या है, फीमेल जो है आपका हार्मोन है। आगे सुनिएगा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो फटाफट भाई आंसर कमेंट करो, तो 80 का लास्ट भाई किसने चुना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई कमेंट करते हुए लाइक करते हुए फटाक से चले जाओ, ठीक। किसने चुना था, तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेंडल साहब ने चुना था, कौन चुने थे, मेंडल साहब ने जो है चुने थे। तो मेरे प्यारे बंधु ये आपका 80 क्वेश्चन का कॉम्बो रहा, ठीक है। तो अगर ये 80 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और ही महासंग्राम वीडियो होगा, 3rd नंबर इसका आने वाला है, महासंग्राम, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, और सबसे ज़्यादा आप लोग मेरे प्यारे बंधु पढ़ाई पर मन लगाओ, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बंधु पढ़ाई पर मन लगाओ, ठीक है ना।